हेलो फ्रेंड्स, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। कंपटीशन साइंस के रूप में फिजिक्स को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और आज का टॉपिक है परमाणु भौतिकी या एटॉमिक फिजिक्स, जिसको आप लोग एडवांस फिजिक्स के नाम से भी देखेंगे बुक्स वगैरह में। तो इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। इसमें थोड़ा सा केमिस्ट्री वाले टॉपिक भी होते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की चर्चा करेंगे इसमें हम लोग। तो सबसे पहले हमने परमाणु भौतिकी लिखा है, तो परमाणु या एटम होते क्या हैं, तो कुछ लोगों को पहले से पता है, तो इस बात की हमें काफ़ी खुशी है। फिर भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं कि परमाणु या एटम क्या होते हैं। तो परमाणु बेस सूक्ष्मतम कण हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब माइक्रो एलिमेंट्स हैं, कण हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि परमाणु जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, वैसे कुछ लोगों को पता है सर परमाणु के अंदर से तो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो परमाणु भी भाग लेता है, और परमाणु के अंदर जाके कौन भाग लेंगे, इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। तो परमाणु वे सूक्ष्मतम कण हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकते हैं, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते, ठीक है। मतलब ये स्वतंत्र मतलब फ्री नहीं रहेंगे, किसी न किसी के साथ रहें। कुछ कुछ रह सकते हैं, बाकी मोस्टली मानना है आपको परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। परमाणु मुख्यतः तीन मूल कणों, तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स, मूल कणों का मतलब तीन मूल कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। आप लोग हमारे ख्याल से जानते हैं इस वाली चीज़ को, ठीक है। तो थोड़ा और आगे पढ़ लेते, फिर तो चित्रात्मक प्रदर्शन करके दिखाते हैं आपको। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन व प्रोटॉन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते। तो मोस्टली जो एक परमाणु होता है वो तीन मूल कणों से मिलकर बनता है, जिसके अंदर जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और बाहर चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। थोड़ा सा और बड़ा चित्र हम बना के देते हैं। ये अंदर नाभिक या न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन रहते हैं और कौन रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं, और इसके चारों ओर चक्कर लगाने का ठेका कौन लेकर बैठे होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनने वाली संरचना को ही आप लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखें, ईजी है, यहाँ से तब भी क्वेश्चन बनते हैं। परमाणु में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, ठीक है। रिपीट करते हैं, परमाणु में सामान्यतः ऐसा बोलना चाहिए हमें, क्योंकि कुछ अपवाद पढ़ेंगे हम लोग केमिस्ट्री में आगे जाके। तो सामान्यतः परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, समान होती है। तो जितने अंदर यहाँ पर प्रोटॉन होंगे उतने ही बाहर कौन घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सामान्यतः कैसी होती है, समान होती है। पी पे प्लस लगाते हैं, तो प्लस लगाने की कोशिश की है हमने ताकि अच्छे समझ में आए, ठीक है। और इन पे आवेश कैसे विपरीत, तो हमने वो पहले ही लगा दी हुई, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस होता है, जिसके कारण यह उदासीन हो जाता है। परमाणु कैसा हो जाता है, उदासीन, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन बाहर ऋण आवेश के रूप में घूम रहे हैं उतने ही प्रोटॉन अंदर प्लस आवेश के रूप में कहाँ बैठे, अंदर। दोनों प्लस माइनस बराबर होके परमाणु उदासीन हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन लेते देते हैं तब आयन बनता है, फिर वो जाके आगे क्रिया करता है, ठीक है। तो सामान्य अवस्था में उदासीन रहता है। तो आशा करते हैं आप लोगों ने सीधी टॉपिक को आसानी से कैच किया होगा, और आगे बढ़ते चलते हैं ताकि समय बचाया जा सके। तो भैया जो तीन मूल कण आप लोगों को पीछे हमने बताए हैं, उनकी थोड़ी सी हम लोगों को जानकारी याद रखनी पड़ती है कि इनकी खोज किसने की है, इनके ऊपर द्रव्यमान कितनी, इनका ऊपर आवेश कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है। तो नंबर 1 पर हमने लिखा है भैया प्रोटॉन का नाम। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान आप लोगों को याद रखना है, कितना होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो 1.627 इंटू 10⁻⁻27, और ये किस में है, ऊपर लिखा केजी मतलब किलोग्राम में है, ठीक है। यहाँ पे किलोग्राम मतलब केजी में है। तो 1.6 लगभग में तो याद रखिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। और इसका आवेश क्या हो, तो आपको पता पीछे भैया अभी आपने याद किया, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का इसके ऊपर क्या होगा, आवेश होगा। और प्रोटॉन धनात्मक होता है, और धन का मतलब क्या होता है, गोल्ड होता है। तो गोल्डस्टीन साहब ने इसकी खोज की थी। अगली कहानी किसकी लगा, न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की यदि बात करेंगे आप लोग, इसका द्रव्यमान भी लगभग में किसके जैसा होता है, प्रोटॉन के जैसा होता है लगभग में, लेकिन इसकी अपेक्षा थोड़ा सा ये भारी होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं कि सभी मूल कणों में सबसे भारी कण कौन सा है, तो आप लोग आंसर लगाएंगे न्यूट्रॉन। लेकिन न्यूट्रॉन का भार लगभग में किसके बराबर, तो आप लोग आंसर लगाएंगे प्रोटॉन। तो लगभग में बराबर, लेकिन इससे थोड़ा सा ज़्यादा भारी कौन है, न्यूट्रॉन ज़्यादा भारी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1.62 है, यहाँ पे 1.67, थोड़ा सा बढ़ भी गया, लेकिन हाँ घातें दोनों की सेम दी हैं। तो लगभग में सेम होता है, बस थोड़ा सा ज़्यादा है कौन, न्यूट्रॉन। उदासीन होने के कारण उसका वेट बढ़ जाता है। और सब लोगों को पता है इसका नाम ही न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन से बनता है न्यूट्रल, और न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, कोई आवेश नहीं। तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। तो ये भी इजी क्वेश्चन बनता है कि किस मूल कण पर कोई आवेश नहीं होता, तो आप लोग आंसर लगाते हैं न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। और जो लोग आवेश रहित हो जाते हैं वो लोग कैसे हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो चैडविक
तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। तो आपको अपने अंदर आवेश बना के रखना है, ठीक है, काम करने के लिए, चिड़चिड़े नहीं होना। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? तो आप बोलेंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻31। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इसका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा, मतलब बोले जहाँ तक पीछे आवेश, ठीक है। और जब इसके आवेश की बात हो तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी गई है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे आप लोगों को 1.6 का यूज करना है, ठीक है। तो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो वैसे कुछ खास कठिन नहीं हुआ है याद रखना कि जो आप लोगों को प्रोटॉन का आवेश याद रखना है वो धनात्मक में होता है, तो इलेक्ट्रॉन का उसी वाले पॉइंट के साथ आपको क्या याद रखना है? केवल ऋण का चिन्ह लगा देना है। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन या टॉमसन, ठीक है। तो कुछ किताब इसको टॉमसन भी लिखती है, बाकी मोस्टली थॉमसन ही होता है। तो जे थॉमसन साहब ने किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की खोज की है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है भैया। इन दोनों का द्रव्यमान कितना था? 1.6 के आसपास, इसका 9.1। आप लोगों को लग रहा होगा सर ये तो 9 मतलब बड़ा है, लेकिन आप देखें यहाँ पे घात कैसी हो गई है? बड़ी। तो जितनी बड़ी माइनस की घात होती है इसका मतलब उसका द्रव्यमान कैसा होता जाएगा? संख्या का मान छोटा होता चला जाएगा। तो सबसे हल्का ये है, दूसरा हल्का ये, सबसे भारी न्यूट्रॉन है। ऐसा आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। आवेश दोनों के समान है, बस प्रोटॉन का नेगेटिव पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है। और खोजकर्ताओं का नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते चलते हैं। तो वर्तमान में कुछ वैज्ञानिकों का मानना है, किताबों का मानना है कि हमने अभी आप लोगों को पीछे केवल 3 मूल कण बताए हैं, लेकिन परमाणु के अंदर बहुत सारे मूल कण हो सकते हैं। तो इनकी संख्या आज के समय में कितनी मानी जा रही है? तो आप लोग बोलेंगे सर 30 से ऊपर। तो 30 से ऊपर हैं मूल कणों की संख्या वर्तमान में, ठीक है। उनमें से कुछ हमने इम्पोर्टेंट आपसे फिर से शेयर करने की कोशिश करेंगे पीछे के 3 के अलावा। तो यहाँ से भी कुछ बेसिक इजी क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे ज़्यादा, लेकिन आप लोगों को जो हम फैक्ट बताएंगे भैया इनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि उनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं अपने ऑब्जेक्टिव पेपर्स में। तो कुछ कुछ प्रमुख मूल कणों की चर्चा और हम यहाँ पे करते हैं पीछे के 3 के अलावा। तो नंबर 1 पे यहाँ पे क्या लिखा? पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन के बाद पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान आप लोग देख पाए 9.108 इंटू 10⁻⁻31। तो पीछे हम लोगों ने सेम इतना ही द्रव्यमान किसका पढ़ा था? सो आप लोगों ने सर इलेक्ट्रॉन का पढ़ा था, ठीक है। सेम इतना ही द्रव्यमान हम लोगों ने किसका पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन का पढ़ा था। आवेश भी हमने इतना ही किसका पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन का पढ़ा था, लेकिन प्लस लगा था प्रोटॉन के साथ में। तो यहाँ पे आप लोगों को सब एक चीज़ यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करें कि हम बार बार इलेक्ट्रॉन का नाम क्यों ले रहे हैं। तो यहाँ पे शायद लिखा भी होगा, आगे जाके लिखा है कि इसके खोज करते तो एंडरसन थे, वो ठीक है। इसके बारे में मेन क्वेश्चन कहाँ से बनता है? यहाँ से बनता है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी कण क्या है। तो आप लोगों को प्रोटॉन नहीं लगाना है, क्या लगाना है आपको? पॉजिट्रॉन लगा। तो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज, और पॉजी का मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाएगा? पॉजिट्रॉन कहलाएगा। तो इसका वजन और आवेश संख्यात्मक रूप से सेम है, बस आवेश में आपको माइनस की क्या कर देना? प्लस कर देना है। और खोज इसके खोजकर्ता कौन माने जाते हैं? एंडरसन। तो जिसको हमने वहाँ पे गोली लगाया वो फैक्ट ज़्यादा आता है परीक्षा में। ये मानिए कि ये वाली जो हमने आप लोगों से पेज शेयर कर रहे हैं आप लोगों से, वो कल उसी फैक्ट के कारण कर रहे हैं, वो क्वेश्चन बनता है परीक्षाओं में। आगे चलते हैं। न्यूट्रिनो की बात करें तो न्यूट्रिनो का द्रव्यमान कितना मानते हैं? 0। तो न्यूट्रिनो एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान भी 0 है, आवेश भी 0। जबकि न्यूट्रॉन क्या था? तो न्यूट्रॉन के पास द्रव्यमान तो सबसे ज़्यादा था, लेकिन आवेश 0 था। और न्यूट्रिनो के पास दोनों के दोनों 0 होंगे। और जब दोनों 0 हो जाएगा तो उसको खोजकर्ता कौन कहलाएंगे? पाउली। उसको पाउच में रख के घूमेंगे, एकदम हल्का और आवेश रहित होगा, ठीक है। पाउली ने खोज की है। ये अस्थायी जीवन काल वाला, मतलब अस्थायी जीवन काल वाला तत्व, यानी कहने को अपना मौलिक कण है, मूल कण है। उसका जो समय होता है कुछ ही सेकंड होता है, सेकंड्स में होता है, ठीक। अस्थायी मतलब कुछ समय के लिए आएगा, अपने आप ही फिर नष्ट हो जाएगा। अगली कहानी आपको याद रखना, पाई मेसॉन। तो पाई मेसॉन का जो आवेश द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन से कितना गुना है? 274 गुना है। और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का होगा, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रकार के पाई मेसॉन होते हैं। और पाई जैसे शब्द कहाँ चलते हैं? जापान में। और जापान के व्यक्ति कौन है? योकावा। तो योकावा साहब ने इसकी खोज की थी। इसका वेग की बात करें तो ये जितना तेज हम लोगों का प्रकाश चलता है उतनी तेज़ ये चल सकता है। तो इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और सबसे लास्ट में ये फोटोन भी एक मूल कण है। जब हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि प्रकाश वगैरह किसके रूप में बने हुए हैं? फोटोन के रूप में बने हुए हैं। तो फोटोन, इसके पास द्रव्यमान भी नहीं है, आवेश भी नहीं है। उसकी खोजकर्ता कौन माने जाते हैं? आइंस्टीन साहब माने जाते हैं। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको भी अब ऐसे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं आइंस्टीन के रूप में, जब हम लोग पीछे ऊष्मा और प्रकाश पढ़ रहे थे। मैंने तो प्रकाश में पढ़ा था, तो इसको आप लोगों को शायद पहले से जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने वो शेयर किया आपसे। और थोड़ा और यदि याद रखना तो पाई मेसॉन, इसके खोजकर्ता कभी कभी पूछा थे योकावा, पाई योकावा,
ऐसा कुछ तुक्का हमने तो बना रखा, तो हमें रट गया है। आप लोग भी थोड़ा सा इसको बाबा ऐसी पाई योकावा कर लें तो पाई चौकावा, तो क्या हो जाएगा योकावा। अब आगे चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। तो कैथोड किरणें कैसे बनती है तो ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता, लेकिन फिर भी हल्की सी चर्चा करनी पड़ती है। इसके गुण बहुत आते हैं परीक्षाओं में। तो हम लोगों ने पीछे जब सेल वगैरह पढ़े थे पिछली क्लास में, तो हमने आपको बताया था कि कैथोड किरणें या फिर कैथोड कैसे बोलते हैं। तो कैथोड जो था मोस्टली खुद कैसा होता था, नेगेटिव, ठीक है ना, और वो पॉजिटिव चीज़ों को अपनी ओर खींचता था, वो पॉजिटिव चीज़ों को अपनी ओर खींचता था, नेगेटिव चीज़ खुद नेगेटिव होता था। तो कैथोड किरणें ऋण आवेशित किरणें होंगी। मेन तो क्वेश्चन ये बनता परीक्षा में, पर कैथोड किरणें होती क्या है। तो आप लोगों ने भैया पुराने समय की टीवी जो देख रहे हैं, अभी भी कई घरों में वही वाली टीवी यूज़ होती है, हमारे घर पर भी वही है, जिसको आप लोग बोलते थे CRT टीवी, CRT टीवी। तो उसमें C का मतलब क्या होता था, कैथोड, ठीक है, और R का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे रे, इंग्लिश का वर्ड लिखने का मन हो गया अचानक से हमारा। और T का मतलब क्या होता है, ट्यूब। तो कैथोड रे ट्यूब, ठीक, कैथोड की स्पेलिंग भी ऊपर लिखी है वैसे। तो CRT का मतलब क्या होता था या क्या होता है, तो आप बोलेंगे कैथोड रे ट्यूब होता है। तो उसमें जो हम लोग की टीवी पे चित्र बनता था वो किन किरणों की सहायता से बनता था। तो आप लोग आंसर लगाएं सर कैथोड किरणों की सहायता से। तो वही लिखी यहाँ पे कैथोड किरण, और किरण का मतलब ही क्या होता है, रे, ठीक है। तो कैथोड किरणें तो वो कैसे उत्पन्न की जाती थी या कैसे उत्पन्न की जाती हैं, उसकी कहानी यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा समझना हो। कैथोड किरणें होती कैसे, नेगेटिव, वो भी हम फिर से बोल रहे हैं, आगे जाके फिर से बोलते रहेंगे। सब मेन क्वेश्चन वही बनता है। तो विसर्जन नलिका, जिसको आप लोग डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, जो हम लोग की टीवी में पीछे थुम्बा सा लगा होता था, वो थुम्बा से ही जो जगह होती थी वो किसका काम करता था, विसर्जन नली का काम करता था, बल्कि करता है, अभी भी कुछ जगहों पे होता है। तो आगे चलते हैं। तो जब विसर्जन नलिका या डिस्चार्ज ट्यूब के सिरों पर 20 किलो बोल्ट, ना कि वाट, 20 किलो बोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, ठीक है, मतलब हाई वोल्टेज आपने उस पर अप्लाई किया है, और उसका दाब मात्र कितना रखना आपको, 0.1 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर होना है उसको, ठीक है। हम लोगों ने 76 सेंटीमीटर वाला पढ़ा था, यहाँ पे कितना लेके चलना आपको, केवल 0.1 मिलीमीटर का पारा लेके चलना है। तो इस स्थिति में कैथोड से, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पुंज निकलने लगता है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन पुंज ऐसा कि वो आगे को जाने लगता है, ठीक है, और इसी पुंज को ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं, कैथोड किरण नाम दे देते हैं। तो सीधी बात है, आपको तो ये याद रखना है, हाई वोल्टेज पे काम करता है। जैसे ही वहाँ पे हाई वोल्टेज लो प्रेशर पे अप्लाई किया जाता है, तो अपने आप ही वहाँ पे वायु के रूप में क्या बनने लगते हैं, वायु के रूप में यानी एक प्रकाश पुंज इलेक्ट्रॉन का बनने लगता है। उसी को हम लोग क्या नाम दे देंगे, कैथोड किरणें नाम दे देंगे, ठीक है। और अतः कैथोड किरणें जो होती हैं केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का पुंज, क्योंकि यहाँ पे आपने हाई वोल्टेज दिया है तो उच्च ऊर्जा कहेगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन वर्ड तो हमने यहाँ भी यूज किया है। तो कैथोड किरणें जो होती हैं उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का क्या है, पुंज है। ये आप लोगों को याद रखना है। और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, तो आप बोलेंगे सर ऋण आवेशित होते हैं। तो मेन तो फैक्ट यही आता है। तो एक तो वो आपको टीवी वाली कहानी के द्वारा इसको याद रखना है, ये उच्च विभवांतर के आधार पर उत्पन्न की जाती हैं और ऋणात्मक होती हैं। तो कुछ और फैक्ट हमने इससे संबंधित आप लोगों से शेयर किए हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन भी हम लोगों को गलत या छोड़ना नहीं है। तो कैथोड किरणों के गुण की बात करेंगे। कैथोड किरणों को केवल गैस का प्रयोग करके ही पैदा कर सकते हैं। आपको टीवी के अंदर गैस ही भरनी पड़ेगी, ना कि पानी या फिर कोई ठोस भर के छोड़ दोगे आप। तो केवल गैस का उपयोग कर सकते हैं आप। अगला फैक्ट क्या लिखा, कैथोड किरणों के उत्पादन में विभव का स्रोत प्रेरण कुंडली होता है, जो कम विभव के सेल से बहुत उच्च विभव प्रदान करता है, ठीक है। हमने देखा ही जब ये उच्च विभव मतलब उच्च विभवांतर वहाँ पे पैदा किया था हम लोगों ने। यह पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ये भी आप लोगों को थोड़ा सा दिया मन लगे तो आपको भी याद रखना है, ये इंडक्शन या प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। कैथोड किरणें आदर्श होती हैं, मतलब दिखेंगी नहीं और सीधी रेखाओं में चलती हैं। तो यहाँ से कुछ व्यवहारिक फैक्ट चालू हो जाते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पर कैथोड किरणें कैसी ऋणात्मक होती है वाली बात हम अभी आप लोगों से 5-6 बार तो कम से कम बोल ही चुके हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनता है। कैथोड किरणें कैसी होती है, ऋणात्मक होती हैं। इसलिए ये कैथोड से एनोड की तरफ, कैथोड मतलब ऋण से यानी धन से कहाँ की ओर जाएंगी, प्लस की ओर जाएंगी, क्योंकि कैथोड किरणें खुद होती हैं नेगेटिव और ये किसकी ओर जाएंगी, एनोड की ओर जाएंगी, क्योंकि ये होता है पॉजिटिव, ठीक है। अगली कहानी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की बनी होती है, इसमें भी कोई नई बात नहीं, क्योंकि ऋणात्मक है और अपनी सतह के लंबवत निकलती हैं, ठीक है, एकदम सीधी निकलेंगी। जैसे अभी हमने पीछे चित्र भी दिखाया था आपको, यहाँ से एकदम ऐसे निकलेंगे। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, तो लंबवत निकलती हैं।
कैथोड करंट का वेग जो है प्रकाश के वेग के बराबर नहीं होता। इसलिए क्वेश्चन भी आप लोगों ने कुछ एग्जाम्स में देख रखा होगा, क्या कैथोड करंट विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि इनको आपने अलग से उत्पन्न किया, ना कि सूर्य के प्रकाश से ये पृथ्वी पर आई हैं, और ना ही इनका वेग जो है प्रकाश के वेग के बराबर है, बल्कि उससे बहुत कम है। तो कैथोड करंटों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 मतलब 10% या फिर 1/10 10वां भाग होता है। तो धीमी चलती है प्रकाश की किरणों की अपेक्षा ये। अगला फैक्ट क्या लिखा है, यह किरण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है, जिसके ऊपर आवेश तो होता है और जिसके पास भी आवेश होगा, ठीक है, ई माइनस के ऊपर इनके पास आवेश तो है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित मतलब प्रभावित तो होंगी, डाइवर्टेड होंगी। या गैसों को आयनीकृत कर देगी, फिर से भैया इनके पास आयन के रूप में आवेश है, तो गैसों को आयनित कर देंगी और धातु पर ऊष्मीय प्रभाव दिखलाएंगी, ठीक है। या फोटोग्राफी प्लेट को भी क्या करेंगी, प्रभावित करेंगी। इसकी भेदन क्षमता बहुत कम होती है, इनकी गति चूँकि कम है, इसलिए इनकी भेदन मतलब पेनिट्रेशन पावर कैसी होती है, कम होती है, मतलब आसानी से एक साइड दूसरी साइड ये नहीं निकल पाएंगी। फिर भी पतली धातु की चादर के आर पार निकल जाती है, मोटी चादर बना देंगे तो आर पार नहीं निकल पाएंगी। और आगे चलते हैं, कैथोड किरणें जब विद्युत क्षेत्र से होकर लंबवत गुजरती हैं तो इसका रास्ता कैसा होता है, परवलयाकार होता है, ठीक है। कैथोड किरणें जब विद्युत क्षेत्र से बाहर निकलती हैं, मतलब यहाँ से जब ये बाहर निकलेंगी तो यहाँ तो 90 अंश का कोण बनाएंगी, लेकिन उसके बाद से इनका मार्ग हल्का सा कैसा हो जाएगा, परवलयाकार हो जाएगा। इसलिए पूरी पिक्चर ट्यूब को घेरेंगी ये और वहाँ पे चित्र बना के दे देंगी आपको। एक नोट दिला उठा के देखते हुए ये कितने रुपए का है। तो जब कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु जैसे कि टंगस्टन पर गिरती हैं तो ये एक्स किरणें उत्पन्न भी कर सकती हैं। तो कैथोड किरणों की सहायता से आप टंगस्टन धातु का उपयोग करते हुए कौन सी किरणें पैदा कर सकते हो, एक्स किरणों भी उपयोग कर सकते हैं। मतलब प्राकृतिक रूप से भी आप एक्स किरणों को, मतलब कृत्रिम रूप से भी आप एक्स किरणों को बना सकते हैं। किसकी सहायता से, तो कैथोड किरणों की सहायता से। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट फिर से शेयर कर लो, ये ऋणात्मक होती हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनका वेग कितना होता है, 1/10 गुना होता है। इस तरह पे आपको याद रखना है भैया, विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती हैं, ठीक है। और बाकी सब तो ठीक ठाक है, फिर आप लोग अपने हिसाब से समझ जाएंगे, थोड़ा सा 1-2 बार रिवाइज कर लेना इसको तो बनेगा, बाकी हमने आपको बताया भी है। तो आगे बढ़ते ताकि आप लोग बोर ना हो पाएँ और नया कुछ सीख पाएँ। तो जिस प्रकार से भी ये पीछे आपने कैथोड किरणों को बोला ऋणात्मक किरणें, तो अब धनात्मक किरणें भी होती होंगी, क्योंकि न्यूटन का नियम तो लगेगा, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी आपको। तो धनात्मक किरणें है पॉजिटिव रेस, उनको क्या बोलेंगे, वो कैथोड थी तो ये क्या हो जाएंगी, एनोड से कैनाल हो जाएंगी। तो ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। तो एनोड किरणें नहीं है, इनका नाम क्या पड़ जाता है, कैनाल किरणें पड़ जाती हैं, पड़ जाता है इनका नाम। तो विसर्जन नलिका में यदि छिद्रयुक्त कैथोड प्रयुक्त किया जाए तो इनसे निकलने वाली किरणों को कैथोड किरणों के ठीक विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं और इनको आप क्या करेंगे, एनोड की ओर से कुछ किरणें निकलने लगती हैं, कुछ निकलती हैं। अतः ये एनोड से निकलने वाली धन आवेशित किरणें ही क्या कहलाती हैं आपकी, कि धनात्मक किरणें कहलाती हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं बोलना है हमारे लिए, बस हमें तो ये याद रखना है कि जब मान लीजिए हमारी विसर्जन नलिका है और यहाँ पे हमने कैथोड लगा रखा था, इसमें एक छोटा सा छिद्र कर दिया, तो कैथोड किरणों की जगह पे इस छिद्र से जो किरणें निकलेंगी उनको आप लोग कौन सी किरणों का नाम दे देंगे, कैनोल किरणों या कैनाल किरणों का नाम दे देंगे। और कैनाल किरणें, बस इसके बारे में बस मेन क्वेश्चन बस ये बनता है परीक्षाओं में कि कैनाल किरणें जो होती हैं कैथोड किरणों के विपरीत काम करती, मतलब वो कैथोड किरणें पीछे की ऋणात्मक थी, तो वाली किरणें कैसी होंगी, धनात्मक या पॉजिटिव चार्ज वाली होंगी। बस ये चीज़ हमें आपसे शेयर करनी, बाकी चीज़ें ज़्यादा आपको बढ़ा के हम प्रसर नहीं करना चाहेंगे। ये धनावेशित किरणें हैं, ये आपको याद रखना है। और धनावेश मतलब प्रोटॉन, और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन साहब ने, इसलिए इसके खोजकर्ता भी कौन माने जाते हैं, गोल्डस्टीन माने जाते हैं। इनके गुण भैया यहीं पे थोड़े से लिख दिए हमने, बाकी सब गुण आपके पीछे जो आपने कैथोड के पढ़े थे उनको मोस्टली आप उल्टा करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ये करते धनावेशित होती हैं। ये प्रतिदीप्ति मतलब चमक, स्फुरदीप्ति मतलब फ्लोरोसेंस भी उत्पन्न करती हैं। स्फुरदीप्ति की थोड़ी सी कहानी सुना दें भैया। स्फुरदीप्ति एक ऐसा गुण है जिसको इंग्लिश में आप फ्लोरोसेंस के नाम से पढ़ोगे। स्फुरदीप्ति एक ऐसा गुण है जो दिन के समय प्रकाश को अवशोषित करता रहता है और रात के समय अंधेरे में क्या करता है, चमकता है। जैसे जुगनू वगैरह की आप लोग बात कर, रेडियम वगैरह की बात करते हैं, तो अंधेरे में जो पदार्थ चमकते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्फुरदीप्त फ्लोरोसेंट पदार्थ कहेंगे, और जो उजाले में चमकते हैं उनको बोलते हैं प्रतिदीप्त, ठीक है। आगे चलते हैं। ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं क्योंकि इनके पास भी अभी आवेश तो है, इसलिए ये भी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होंगी। जिनके पास आवेश होगा वो अपनी फोटोग्राफिक प्लेट विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र इत्यादि में विक्षेपित या प्रभाव दिखलाएंगी। तो बस एक चीज़ तो आप लोगों को मैंने याद रखना, धनावेशित होती हैं। बाकी हमने स्फुरदीप्ति प्रतिदीप्ति उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस वाले टॉपिक के लिए। बाकी स्फुरदीप्ति की परिभाषा इंपॉर्टेंट है जो हमने अभी आपसे शेयर की थी। तो आगे बढ़ते चलते हैं गति मेंटेन करते हुए। तो अब आगे भी डायोड बाल्ब
ठीक है, इसकी कहानी सुनते हैं, पढ़ते हैं क्या है। तो वैज्ञानिक साप्तिक फ्लेमिंग, उनके द्वारा सन 1904 में, उनके द्वारा सन 1904 में, तो फ्लेमिंग ज़्यादा सन नहीं आते ज़्यादा क्योंकि हम लोग इतिहास नहीं पढ़ रहे, साइंस पढ़ रहे हैं। तो फ्लेमिंग द्वारा 1904 में निर्मित यह एक ऐसी निर्वात नलिका, मतलब फिर से वैक्यूम ट्यूब है जिसमें केवल दो ही इलेक्ट्रोड, प्लेट नहीं, तंतु और प्लेट होते, तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाना आपको, उनके नाम क्या रखना, तंतु और प्लेट, फिलामेंट और प्लेट नाम देना है आपको। तंतु का बनाएगा टंगस्टन, टंगस्टन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में टंग 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 घंटी बजी और आप लोग समझ गए सर आप तो क्या पढ़ा रहे हो, तो आप सर बल्ब पढ़ा रहे हो, है ना। थोड़ा सा छोटा सा लाल रंग का बल्ब बना दिया है, इस पे ऐसा ऐसा करके टंगस्टन का फिलामेंट लगा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं नीचे आके एक प्लेट लगी रहती है, फिर यहीं पे भी एक प्लेट लगी रहती है। तो ये हो गया भैया हमारा तंतु जो पूरा ऊपर तक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा प्लेट, ठीक है। तो तंतु प्लेट होते, तो ये तंतु और प्लेट ही यहाँ पे किसका काम करते हैं, इलेक्ट्रोड का काम करते हैं। ये थोड़ा सा हम लोगों को याद रखना है। तो बस सीधी बात ये याद रखें, डायोड बाल्ब या फिर जिसको आप लोग डायोड ही कहते हैं, वैसे और कुछ नहीं बोलते, दो ही लोग कुछ बोल सकते हैं हिंदी के, यूनिवर्सिटी हिंदी का नाम दें, जिसमें ये 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड का काम तंतु करता है, दूसरे इलेक्ट्रोड का काम कौन करता है, प्लेट करता है, ठीक है। तो तंतु और प्लेट होते हैं, जिसमें तंतु किसका, टंगस्टन का बना, तो सबको पता है बल्ब में फिलामेंट किसका लगा होगा, टंगस्टन का लगा होता है। तो जो भैया जो बाल्ब है, यानी हमारा जो पुराना वाला पीला वाला बल्ब हम लोग यूज करते थे, अभी भी करते हैं कुछ जगहों पे, तो जो बल्ब है वो किसका उदाहरण है, आपको लगाना है आंसर डायोड बाल्ब का। तो मेन क्वेश्चन ये बनता है, इसलिए हमने इस चीज़ को भी लेंथी या टफ होने के बाद भी आपसे शेयर किया है। तो तंतु टंगस्टन का एक पतला तार होता है जिस पर बेरियम ऑक्साइड का लेप भी लगाना है आपको, ठीक है। इस पर हल्का सा बेरियम ऑक्साइड BaO2 हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया केमिस्ट्री के रूप में, तो बेरियम ऑक्साइड का लेप लगा होता है, लगाना पड़ता है, ठीक है। इसे बैटरी से गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो नीचे जैसे आप इसको बैटरी से विद्युत प्रभावित करेंगे इसमें, तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है उच्च प्रतिरोध के कारण यहाँ पर ऊर्जा पैदा करेंगे। तो बैटरी से गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो धन आवेशित प्लेट की ओर चलते हैं, जिससे आप इससे डायोड परिपथ में प्लेट धारा प्रवाहित होने लगती है। इस पूरी घटना को हम लोग क्या नाम दे देंगे, डायोड बाल्ब नाम दे देंगे, ठीक है। प्लेट धारा जो है ओम के नियम का पालन ना करके किसका पालन करती है, चाइल्ड लेगुमर या लैंगमूर लिखना था हमारे ख्याल से यहाँ पे, तो लैंगमूर के नियम का पालन करती है। उपयोग क्या रखेंगे आप लोग इसका, तो डायोड बाल्ब का उपयोग ऋजुकारी या रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है। रेक्टिफायर क्या होता है, जो AC को DC में चेंज करता है, ठीक है। अर्थात इसके द्वारा AC को DC में भी आप चेंज कर सकते हैं। तो मेन तो आपको ये वाला उपयोग भी याद रखना, डायोड बाल्ब का उपयोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हम लोग AC मतलब अल्टरनेट करंट और DC मतलब डायरेक्ट करंट को आपस में चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ भी क्या होता है, बल्बों को देते हैं हम लोग DC हैं, फटाक से चेंज होगी AC में, AC जाके अंदर काम करेगी, हम लोग को लाइट दे देगी। तो ये थोड़ा सा फैक्ट आप लोगों को याद रखना है कि मेन तो भैया बल्ब याद रखना है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड का नाम होता है हम लोगों का प्लेट और दूसरे का नाम होता है तंतु। तंतु मतलब फिलामेंट। अब भैया डायोड होगा, ट्रायोड भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें 3, यह है पे 3 इलेक्ट्रोड, प्लेट, ग्रिड और तंतु। तो यहाँ पे आपको एक प्लेट लगानी पड़ेगी, ग्रिड का मतलब वो क्या होता है, जाली, तो एक जाली के रूप में भी आपको एक इलेक्ट्रोड का उपयोग करना पड़ेगा। तो यह 3 इलेक्ट्रोड, प्लेट, ग्रिड और तंतु वाली एक निर्वात नलिका होती है। निर्वात मतलब वैक्यूम, आपको अंदर किसी भी प्रकार की गैस मैस का भी उपयोग नहीं करना है, टोटली वैक्यूम रखने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो निर्वात नलिका पीछे भी बोला था हमने, यहाँ भी बोला है। इसका निर्माण 1907 में ली डी फॉरेस्ट ने की थी, ठीक है। और फॉरेस्ट जो होता है 3 दिशाओं में फैला होता है, इसलिए इससे ट्रायोड बाल्ब बना। ट्रायोड मतलब 3, तो 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, तो फॉरेस्ट 3 दिशाओं में फैला है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना, तुक्का बना रहा है याद रखने का। तो ली डी फॉरेस्ट साहब ने ट्रायोड बाल्ब की खोज की है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को भैया एक तंतु लगाना है, बीच में ग्रिड लगाना है, ग्रिड जाली के रूप में, और पीछे आपको क्या लगाना है, एक प्लेट लगाना है फिर से। तो इसमें सीधा क्वेश्चन ये बनता है कि ट्रायोड बाल्ब में तंतु और प्लेट के बीच में क्या लगा होता है, तो आप कौन सा लगाते हैं, ग्रिड लगा होता है, ग्रिड। उपयोग की बात करें तो ट्रायोड बाल्ब का उपयोग किसमें करें, प्रवर्धक मतलब एम्पलीफायर, जो साउंड में उपयोग होता है हम लोग, है ना, कि साउंड में हम लोग बोलते देखते हैं ना कि साउंड की मतलब जो हम लोग आवाज़ बोलते हैं, फिर भजन कीर्तन वगैरह करते, तो आवाज़ को तेज करके बजाना है, तो किसकी साथ हो जाते हैं, एम्पलीफायर। एक गाना भी बना एम्पलीफायर, दोलित मतलब ऑसिलेटर, जो इस प्रकार से दोलन कराएगा, तो उसमें भी इसका उपयोग करेंगे। प्रेसी मतलब ट्रांसमीटर, जो मोबाइल टावर्स में यूज होता है, और संसूचक मतलब डिटेक्टर, जो हम लोग के मोबाइल्स में लगा होता है, जो कि सिग्नल्स पकड़ते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं वहाँ पे हम लोग मुख्यतः किसका उपयोग करेंगे, ट्रायोड बाल्ब का।
तो इसको भी थोड़ा सा याद रखें। बस मेन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ग्रिड के वाले कि बीच में क्या लगा होता है, तो आप बोलेंगे ग्रिड लगा होता है। आगे बढ़ते चलते हैं ताकि कम समय ज़्यादा काम कर सकें और आप लोग बोधित के शिकार ना हो पाएँ। अर्धचालक है सेमीकंडक्टर। तो पीछे हम लोग जो भी पढ़ते आ रहे थे वो सारे के सारे काम कौन करता है, तो धातु के रूप में यहाँ पे अर्धचालक को करने पड़ते हैं, मतलब उपधातुएँ करती हैं। तो अर्धचालक क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं रिक्त बन जाता है, मतलब होल्स बन जाते हैं, मतलब कहीं से इलेक्ट्रॉन जाते हैं कहीं से इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, मतलब कुछ चालक हैं तो कुछ अचालक है, ठीक है, कुछ चालक हैं। ऐसे चालक को हम लोग क्या नाम दे देंगे, अर्धचालक नाम दे देंगे। इनकी विद्युत चालकता सामान्य ताप पर चालक व विद्युत रोधी मतलब इंसुलेटर कुचालक के मध्य होती है, ठीक है, आगे लिखा है। और मेन तो आपको क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है, जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन दो बेस्ट क्वालिटी के क्या है अर्धचालक है, जिनका उपयोग और भी होते हैं, बाकी दोनों सबसे ज़्यादा उपयोग होते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब टीवी फ्रिज वगैरह में और ट्रांजिस्टर उपकरणों में उपयोग होता है। ट्रांजिस्टर मतलब जहाँ पे भी हम लोग इस प्रकार से आईसी चिप्स वगैरह या फिर इस प्रकार के हम लोग बाल्ब वगैरह जहाँ लगाते हैं अपने कंप्यूटर CD DVD प्लेयर वगैरह में, तो वहाँ पे आप लोग किसका उपयोग करेंगे, तो हम बोलेंगे सर अर्धचालक तकनीक का उपयोग करेंगे। तो मेन तो आपको जर्मेनियम और सिलिकॉन याद रखना है। अब अर्धचालक के प्रकार की बात करें तो अर्धचालकों के प्रकार भी दो माने जाते हैं। एक तो लिखा हुआ है हिंदी में निज अर्धचालक या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इनका मतलब क्या है अंदर। तो जिन अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर ऊष्मीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, ठीक है, उन्हें आप निज कहोगे। तो मेन तो आपको इसको यहाँ पे याद रखना, ऊष्मीय प्रभाव कि अपने गर्मी देके ताप प्रवाहित करके, ठीक है, ताप प्रवाहित करके कुछ इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ा दिया लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉनों को वहीं पर रोक दिया, मतलब कुछ जगह तो आगे बढ़े, ठीक है, तो उनको आप लोग बोलेंगे कोटर। और जो कुछ जगह आगे नहीं बढ़े उनको हम लोग क्या नाम देंगे, होल्स नाम देंगे। वैसे गलत बोल गए हम, तो जो होल को ही क्या बोलते हैं, कोटर बोलते हैं। ये पीछे हमने जो बोला है, तो अब सीधी बात कुछ इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ाएंगे कुछ को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो वही वाली घटना आप किसकी सहायता से कराने वाले हैं यहाँ पे, ताप की सहायता से। तो उसको हम लोग नाम दे देंगे निज अर्धचालक या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी वही बाह्य अर्धचालक। उसके भैया उसका नाम था इन, तो ये हो गया बाह्य। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो अर्धचालकों में अपद्रव्य मिलाने से, अपद्रव्य मतलब कोई भी वेस्ट पदार्थ या फिर कोई भी बाह्य मतलब एक्सटर्नल एलिमेंट मिलाने से, बाह्य पदार्थ मिलाने से प्राप्त ठोस को ही आप बाह्य अर्धचालक कहेंगे। ये स्वयं काम नहीं कर पाएगा, इसको आपको किसी दूसरे की सहायता से काम कराना पड़ेगा आपको, किसका, अर्धचालक का, ठीक है। अपद्रव्य के रूप में आर्सेनिक एवं एल्यूमिनियम मिलाते हैं जिससे अर्धचालक की चालकता काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है, जिससे अर्धचालक की चालकता काफ़ी बढ़ जाती है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि भैया जो निज प्रकार के थे वो स्वयं काम करेंगे ऊष्मा के प्रभाव से, और जो बाह्य प्रकार के हैं ये स्वयं काम नहीं कर पाएंगे। तो इनमें आपको बाहर से कोई अलग से अशुद्धि या फिर अपद्रव्य, तो कुछ किताबें इसको अशुद्धि भी लिखती हैं, तो आप लोगों को अशुद्धि शब्द भी याद रखना है। तो आपको अलग से कुछ मिलाना पड़ता है जिससे वो किसका काम कर पाए, अर्धचालक का काम कर पाए। और अर्धचालक के रूप में आते हैं, अशुद्धि के रूप में मोस्टली क्या मिलाते हैं आप, तो बोलेंगे आर्सेनिक और एल्यूमिनियम। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। तो अर्धचालक होता क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का, और नहीं मिल रहा है आपको तो आप दूसरे पदार्थों के साथ मिला के किसको, आर्सेनिक या फिर एल्यूमिनियम को मिला के आप बाह्य अर्धचालक का निर्माण करके अपना काम कर सकते हैं। तो हमारा जो बाह्य अर्धचालक है अशुद्धि मिलाई जाती है, इसमें आप लोगों ने अभी देखा। तो ये भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। अशुद्धियाँ जो हमने बताया ना आपको कि या तो आर्सेनिक मिलाओगे या एल्यूमिनियम मिलाओगे, ठीक है। तो इनके मिलाने के आधार पर जो हमारे बाह्य अर्धचालक हैं पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, इनको आप दो प्रकार में बांट सकते हो। एन प्रकार का मतलब नेगेटिव प्रकार का अर्धचालक, ठीक है। तो ऐसे अर्धचालक या ऐसे बाह्य अर्धचालक जिनमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से, मेन तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से, और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या था, नेगेटिव होता है। तो हमने भी यहाँ पे आगे बता दिया आपको नेगेटिव प्रकार की। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से आपको विद्युत का धारा का प्रवाह मिलेगा, ठीक है। तो एन प्रकार के अर्धचालक कहलाएंगे। और जब शुद्ध अर्धचालक में आप ये कैसे बनाएंगे आप, तो आपको देखो पीछे तो याद हमने करा दिया। अब ये बाह्य अर्धचालक जो थे आर्सेनिक और एल्यूमिनियम के मिलाने से बनेंगे। तो इन दोनों में से किसको मिलाना है आपको, तो इसमें आपको मेन तो एक क्वेश्चन ये बनता है परीक्षाओं में, पंच संयोजी मतलब इसकी संयोजकता कितनी होगी, केमिस्ट्री की भाषा में संयोजकता मतलब बैलेंसी नंबर कितना होगा, इसका 5 होगा, 5 होगा। तो पंच संयोजी अपद्रव्य जैसे कि क्या, आर्सेनिक। तो आर्सेनिक बनाने से नेगेटिव या फिर एन प्रकार को, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। तो आर्सेनिक मिलाने से हमारा जो अर्धचालक है वो एन प्रकार का कहलाएगा, ये आपको याद रखना है।
अब जब पी प्रकार का अर्धचालक की बात होगी तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव प्रकार का। और पॉजिटिव मतलब हमने पीछे क्या बोला आपसे, या तो कोटर या फिर होल। ठीक है, एक बार गलती भी की हमने पीछे, तो आपको याद रखना कोटर और होल यहाँ पे सेम वर्ड कहलाएगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज को दिखलाएंगे, मतलब प्रोटॉन्स को दिखलाएंगे। तो जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह कोटरों या होल की गति के कारण होता है, मतलब इनकी संख्या बढ़ने के कारण होगा, उनको आप पॉजिटिव प्रकार का अर्धचालक कहेंगे। और इसको बनाने के लिए आपको शुद्ध अर्धचालक में क्या बनाना पड़ेगा, जर्मेनियम में त्रिसंयोजी पदार्थ क्या मिलाओगे आप, एल्यूमिनियम मिलाने से ऐसे अर्धचालक प्राप्त होंगे। तो पीछे अर्धचालक हम लोगों ने पढ़ा सिलिकॉन है, जर्मेनियम थे। तो अब जर्मेनियम में, ना कि जर्मनी में, जर्मेनियम में जब एल्यूमिनियम जो कि खुद कैसा होता है, त्रिसंयोजी, मतलब तीन वैलेंसी वाला, ट्रिपल वैलेंसी वाला होता है। तो सीधी बात है, आपको पहले तो ये याद करना है कि आर्सेनिक वाले को मिलाओगे आप तो नेगेटिव वाला बनेगा, एल्यूमिनियम वाले को मिलाओगे आप तो क्या बनेगा, पॉजिटिव वाला बनेगा। और जर्मेनियम में सिलिकॉन में से किसी में भी एक में मिलाओगे। ठीक है, तो शुद्ध अर्धचालक में जब आप इस प्रकार की अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो आपको बाह्य प्रकार के अर्धचालक मिलते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं। एन प्रकार वाला, तो एन प्रकार वाले में आपको आर्सेनिक मिलाना है, और पी प्रकार वाले में क्या मिलाना है, एल्यूमिनियम। और आर्सेनिक और एल्यूमिनियम यहाँ पे अशुद्धि का काम करते हैं, और जर्मेनियम सिलिकॉन तो शुद्ध अर्धचालक का काम करते हैं। तो ज़्यादा नहीं बताते हैं, तो फिर आप लोग समझ जाओगे कि हमें क्या नहीं समझना है, इसलिए जितना समझ में आया उसी को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्दावली हम लोगों को और याद रखनी है। तो दाता या डोनर, तो पंच संयोजी अपद्रव्य दाता कहे जाते हैं। ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लोगों को मतलब दूसरे पदार्थ को दे देते हैं। तो जो पंच संयोजी पीछे पड़ा आपने आर्सेनिक, ठीक है, तो वो किस प्रकार कहलाएगा, दाता प्रकार कहलाएगा। जबकि ग्राही, जो त्रिसंयोजी अपद्रव्य थे एल्यूमिनियम, वो ग्राही कहेगा, मतलब वो दूसरा से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ग्राही वाला कौन बनेगा, एल्यूमिनियम। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, ज़्यादा इस पर कहानी नहीं छेड़ते हैं। ठीक है, डोपिंग की बात करें, डोपिंग हम लोग देखते हैं अपने मेडिकल, उसमें भी खेल में खूब सुनने को मिलता है। तो जब भी आप कोई चीज़ बाहर से लेते हैं, ठीक है, उसको ही डोपिंग कहते हैं। तो यहाँ भी हमने डोपिंग की, बस यहाँ पे बुरी नहीं मानी जाएगी, जबकि खेल में बुरी मानी जाती है। तो डोपिंग अपद्रव्य मिलाए जाने की प्रक्रिया को ही आप क्या कहते हैं, यहाँ पर डोपिंग कहते हैं। डोपिंग मतलब बाहर से कुछ भी मिलाना। तो इस कहानी को थोड़ा सा आप याद रखें। अगला फैक्ट क्या लिखा है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है, परंतु चालक की चालकता क्या होती है, घटती है। तो यदि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है, लेकिन जो सामान्य चालक पीछे हम लोगों ने पढ़े थे उसकी चालकता क्या होती, घटती, क्योंकि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता क्या हो जाएगी, कम। पीछे हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में समझा था। यदि कोई छोटा मोटा डाउट है तो आप विद्युत वाले चैप्टर को हल्का सा रिवाइज कीजिए। आगे चलेंगे, आगे चलते अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी। वो पीछे हम लोग पढ़े थे अर्धचालकता, वही भैया सुपर मतलब अति करेंगे हम लोग यहाँ पर चालकता की। अब अतिचालकता, इसकी खोज 1911 में, मतलब 1911 में कैमरलिंग ओन्स साहब ने की थी। ठीक है, ओ ने अतिचालकता खोजी है, ओ करके, अरे जी तो हमने खोज डाला। तो ओन्स साहब ने अतिचालकता खोजी है अत्यंत निम्न ताप पर। इनकी परिभाषा क्या बनी अतिचालकता की, अत्यंत निम्न ताप पर। कि अत्यंत मतलब बहुत ज़्यादा कम, ठीक है, अत्यंत निम्न मतलब बहुत ज़्यादा कम। अत्यंत निम्न ताप पर कुछ पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता क्या हो जाती, शून्य हो जाती है। मतलब हम लोगों ने देखो अभी पीछे हमने आपको बताया है कि सामान्यतः किसी भी चालक का प्रतिरोध यदि आप ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, तो इसका मतलब आप ताप कम करोगे तो प्रतिरोध कम होगा। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनका यदि आप लोग ताप बहुत कम कर दें तो उनका प्रतिरोध ही क्या हो जाएगा, खत्म, लगभग शून्य हो जाएगा। और इसी स्थिति में वो किसकी भांति व्यवहार करेंगे, अतिचालकता का अतिचालक के रूप में व्यवहार करेंगे। मतलब आसानी से करंट को यहाँ से वहाँ फिर जाने देंगे, बिल्कुल भी विद्युत का क्षय नहीं करेंगे। और इस गुण को ही आपको क्या नाम देना, अतिचालकता। तो मेन तो आपको याद रखना है ये वाला कौन सा, अति निम्न ताप। क्योंकि ताप बढ़ाने पर तो प्रतिरोध बढ़ता है और ताप घटाने पर क्या होता है, घटता है। तो अति निम्न ताप पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, लगभग शून्य हो जाएगा। इस घटना को हम लोग अतिचालकता कहेंगे। और उसकी खोज किसने की थी, कैमर लिंग नहीं बल्कि लिंग है, तो कैमरलिंग ओन्स ने की थी। ठीक है, तो अतिचालकता के आधार पर भी हम लोग काफ़ी सारे प्रयोग कर सकते हैं। एक नोट डला फिर से देखते हुए कितने रुपए का कितने नंबर का है। तो घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है। तो कुछ घड़ियों में हम लोग क्वार्ट्ज क्रिस्टल का यूज करते हैं, तो दाब या फिर पाइजो जी ताप विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। नोट डला था तो हमने इसको भी जमकता शेयर कर लिया आपसे, तो याद रख सको रख लें इसको। तो आशा करते हैं आप लोगों ने कुछ तो नया सीखा होगा, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी सी हल्की सी बोरिंग थी। तो अगली क्लास में कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग लेके आएंगे। ठीक है, इसको आप फिर भी रिवाइज कीजिए, क्योंकि कुछ 5 से 10 फैक्ट तो हमने आपको ऐसे बताया जो परीक्षा में कई बार आ चुके हैं और अभी भी आते रहते हैं। तो इनको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, और तब भी कोई छोटा मोटा डाउट निकल के आता है तो आप हमसे शेयर कीजिए। तो आज हाल फिलहाल में आपसे हम विदा लेते हैं, और कल आप लोगों की परीक्षा के लिए फिर से बेस्ट ऑफ लक बोलते हुए
अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।